गर्मियों का मौसम आते ही वंदना का ससुराल किसी ईंट भट्टे की तरह तपने लगता था। गर्मी के मारे पूरे परिवार का बुरा हाल हो रहा था। ऐसे में वंदना ने अपने ससुराल वालों को गर्मी से बचाने के लिए देसी जुगाड़ अपनाना शुरू कर दिया। वंदना रसोई में खाना बना रही थी। उसकी साड़ी पसीने से गीली हो चुकी थी। ओह, कितनी गर्मी हो रही है। मैं तो पसीने से नहा गई। जब मेरी शादी हुई थी तब तो ऐसा हाल ना था। बहू, जब तेरी शादी हुई थी तब ठंड का मौसम था, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ चुका है। हम गरीबों के लिए गर्मी का मौसम रोते बिलखते ही बीतता है। घर में ना तो कूलर है ना ही एसी। माँ जी, मैं अपने पिताजी से कहकर हमारे घर में कूलर लगवा लेती हूँ। ना बहू, तू अपने पिताजी से कुछ मत मांगना। तेरी शादी के लिए उन्होंने पहले से ही कर्जे ले रखे होंगे। मुझे सब पता है। मैंने भी अपनी लाडली की शादी की थी तो कर्जे लेने पड़े थे। 2 साल तक हम कर्जे ही चुकाते रहे। वंदना मन ही मन सोचती है, मेरी माँ जी कितनी अच्छी हैं। उन्हें मेरे घर वालों का भी बहुत ख्याल है। वंदना खाना बनाकर सबके लिए खाना लगाती है। घर के सभी सदस्य खाना खाने बैठते हैं, लेकिन सभी पसीने से तरबतर हो रहे थे। वंदना के ससुर खाना बीच में ही छोड़कर उठ जाते हैं। क्या बात है पिताजी, खाना अच्छा नहीं बना है क्या? खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है बहू, लेकिन गर्मी के मारे मुझसे खाना ही नहीं खाया जा रहा है। लगातार पसीने आ रहे हैं। पसीना पोंछूं या खाना खाऊं, गर्मी के मारे भूख भी मर गई है। पिताजी आप बैठिए, मैं आप लोगों को पंखा कर देती हूँ। घर में एक ही हाथ पंखा था जो टूट फूट गया था। वंदना उसी से सबको पंखा करने लगती है, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत नहीं मिलती है। रहने दे बहू, इस हाथ पंखे से तो ठीक तरह से हवा भी नहीं लग रही है। तेरे हाथ में दर्द भी हो जाएगा। तू भी हमारे साथ खाना खा ले। नहीं माँ जी, पहले आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। सास के मना करने के बाद भी वंदना टूटे हुए पंखे से सबको हवा करती है, जिससे सभी लोग खाना खा पाते हैं। उसके बाद वंदना खुद खाना खाने बैठती है। हाय, सचमुच कितनी गर्मी है। अभी इतना बुरा हाल हो रहा है, थोड़े दिनों में गर्मी और बढ़ जाएगी, तब हमारा क्या होगा। खाना खाकर वंदना का पति काम पर निकल चुका था और उसके ससुर खटिया पर करवटें बदल रहे थे। इस गर्मी के कारण न रात को चैन की नींद आती है और न ही दिन को। मैं तो कुएं के पास जा रहा हूँ, वहीं चादर बिछा कर लेटूंगा। मुरली गांव में बने कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर लेट जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब वो घर आता है तो उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। हाय राम, ये आप किस तरह से चल रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके शरीर में जान ही नहीं है। गायत्री की बातों का कुछ जवाब दिए बिना मुरली खटिया पर गिर जाता है। ये क्या हो गया आपको? गायत्री ने मुरली का माथा छूकर देखा तो उसे तेज बुखार था। हे भगवान, आपको तो तेज बुखार है। माँ जी, लगता है पिताजी को लू लग गई है। बाहर कितनी तेज धूप है और पिताजी खुले में सो रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोस वाली चाची के यहाँ से बर्फ मांग कर लाती हूँ। वंदना पड़ोस से बर्फ मांग कर लाती है और मुरली के हाथ पैरों में बर्फ लगाती है, जिसके बाद वो मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर मुरली को खिलाती है। रात में वंदना मुरली को पंखा करने लगती है। वंदना बहू, तू जाकर सो जा। कब तक पंखा करती रहेगी? रात भर जागेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी के मारे तो वैसे भी नींद नहीं आती है माँ जी। बहू, गर्मी का मौसम तो अभी 3 महीने झेलना है। हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। तू अपने कमरे में जा। वंदना अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति नीरज कमरे में नहीं है। ये कहाँ चले गए? कहीं गर्मी के कारण छत पर तो नहीं चले गए? वंदना घर की छत पर जाकर देखती है तो नीरज छत पर टहल रहा था। सुबह काम पर नहीं जाना है क्या? आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं? क्या करूं, कमरे में इतनी गर्मी है कि नींद ही नहीं आ रही है। क्यों ना हम सभी छत पर ही बिस्तर लगाकर सोएं? कम से कम रात में सो तो पाएंगे। हाँ, ये अच्छा उपाय है। मैं माँ पिताजी को बुलाकर लाता हूँ, तुम बिस्तर लगा दो। नीरज अपने माता पिताजी को बुलाकर छत पर लाता है और वंदना सबके लिए बिस्तर लगाती है। सभी लोग छत पर सो रहे थे कि आधी रात को उन पर बिल्ली हमला कर देती है और नीरज को चोट आ जाती है। हाय राम, मेरे बेटे के चेहरे पर नोच डाला उस नासपीटी बिल्ली ने। सभी लोग वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और गर्मी में किसी तरह से सोते हैं। अगली सुबह वंदना खाना बना रही होती है। चूल्हे से उठने वाला धुआं घर को किसी भट्टी की तरह तपा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे खाने के साथ साथ हम भी पक रहे हैं। अब बहू भी क्या करे बेचारी, खाना न बनाए तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। वंदना मन ही मन सोचती है कि वो अपने ससुराल वालों के लिए ऐसा क्या करे कि उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिले। उस दिन शाम को वो अपने कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाती है, जहां उसे गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है।
यहाँ कितनी ठंडक लग रही है। मैं तो कपड़े धोने यहाँ रोज आया करूंगी। वंदना दूसरे दिन भी कपड़े धोने के लिए नदी के किनारे जाती है। वो कपड़े धो रही थी तभी उसके मन में विचार आता है, अगर नदी की मिट्टी, ठंडा पानी और नदी किनारे की घास हमारे घर में आ जाए तो हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। वंदना के मन में एक ख्याल आता है और वो घर लौटने से पहले नदी के किनारे से कुछ मिट्टी, पानी और घास अपने घर ले आती है। बहू, तू ये घास मिट्टी क्यों लाई है? पिताजी, मैं हमारे घर को गर्मी से बचाने का जुगाड़ लाई हूँ। बहू, तो इस सब का करेगी क्या? माँ जी, आप बस देखती जाइए। वंदना नदी से लाई गई मिट्टी को अपने घर की छत पर फैला देती है और फिर उस मिट्टी पर पानी छिड़कती है, जिसके बाद वो मिट्टी पर घास लगा देती है, जिससे छत बिल्कुल नदी की तरह ठंडी हो जाती है। छत के ठंडा होने के थोड़ी देर बाद पूरा घर ठंडा हो जाता है। अरे वाह, हमारा घर तो बहुत ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में एसी लगा हो। बहू ने घर को ठंडा करने के लिए बहुत मेहनत की है। वंदना रोज सुबह शाम छत पर जाकर मिट्टी और घास पर पानी डालती, जिससे उसका ससुराल हमेशा ठंडा रहता। बहू ने घर को ठंडा रखने का जुगाड़ कर दिया, लेकिन अगर हमारे घर में एक पंखा या कूलर होता तो रातों को घोड़े बेच कर सोता। अब आपको तो पता ही है कि नीरज की तनख्वाह कितनी कम है। सिर्फ 5,000 रुपए में वो पूरे परिवार का खर्च कैसे चलाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। ऐसे में हम उससे कूलर की डिमांड कैसे कर सकते हैं? तुम ठीक कर रही हो गायत्री। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ काम ढूंढ लूं, मजदूरी ही कर लूंगा। कम से कम अगले महीने एक कूलर तो आ ही जाएगा। सास ससुर की बातें वंदना सुन रही होती है। पिताजी, कितनी गर्मी पड़ रही है, आप इतनी गर्मी में मजदूरी कैसे करेंगे? और अब तो आपकी उम्र आराम करने की है, मजदूरी करने की नहीं। रही कूलर की बात, तो उसका इंतजाम भी हो जाएगा। कहाँ से इंतजाम हो जाएगा बहू? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगी पिताजी। दूसरे दिन जब वंदना नदी के किनारे कपड़े धोने जाती है तो फिर से नदी की मिट्टी लेकर आती है। बहू, तो इस मिट्टी का क्या करेगी? माँ जी, मैं मिट्टी का कूलर बनाऊंगी। मिट्टी का कूलर? लेकिन उसमें पंखा और मोटर तो असली लगाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर कूलर चलेगा। उसका इंतजाम भी हो जाएगा माँ जी। मैंने देखा है हमारे छत पर रखे कबाड़ में एक टूटा फूटा पंखा पड़ा है। वो पंखा काफी पुराना है, वो तो चलता भी नहीं है। कभी किसी जमाने में हमारे पास भी पंखा हुआ करता था, लेकिन अब वो कबाड़ बन चुका है। माँ जी, कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। वंदना मिट्टी का कूलर बनाती है, जिसके बाद वो कूलर को धूप में सूखने के लिए रख देती है। वो कबाड़ में से पंखे को निकालकर एक कबाड़ी वाले के पास जाती है और उससे बदले में एक पंखा और मोटर देने के लिए कहती है। लेकिन बहन जी, ये पंखा तो किसी काम का नहीं है। मैं इसके बदले में आपको दूसरा पंखा और मोटर नहीं दे सकता। देख लो भैया, अगर आप मुझे पंखा और कूलर दे देंगे तो बदले में मैं आपको मिट्टी का कूलर बनाकर दूंगी, जो पूरी गर्मी आपको एसी से भी ज्यादा ठंडक देगी। मिट्टी का कूलर? हाँ भैया, मिट्टी का कूलर। ठीक है, आप मेरे लिए मिट्टी का कूलर ले आओ। वंदना कबाड़ी वाले को मिट्टी का कूलर लाकर देती है, जिसके बदले में वो उसे एक पुराना पंखा और मोटर देता है। घर जाकर वंदना फिर से एक मिट्टी का कूलर बनाकर तैयार करती है, जिसके बाद वो उसमें पंखा और मोटर लगा देती है। जैसे ही वो कूलर चालू करती है, घर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अरे वाह, घर में इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब तो हम गर्मी में चैन से सो पाएंगे। ये सब हमारी बहू ने किया है। वंदना हमसे कितना प्यार करती है। इसने बिना पैसों के हमें गर्मी से बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। वंदना का बनाया हुआ कूलर और छत पर लगी घास और मिट्टी ने पूरे घर को शिमला बना दिया था। घर में रखा मिट्टी का घड़ा भी पानी ठंडा नहीं कर रहा है। वंदना नदी के किनारे से कुछ बालू लेकर आती है और घड़े के नीचे बालू रख देती है, जिससे घड़े का पानी फिर से ठंडा होने लगता है। वाह बहू, तूने अपने जुगाड़ से हम गरीबों की मुश्किलें हल कर दी। ये तो मेरा फर्ज है पिताजी। मेरा परिवार गर्मी के कारण परेशान हो, ये मैं कैसे देख सकती हूँ? वंदना के जुगाड़ से उसके ससुराल वालों के लिए गर्मी का मौसम भी सुहाना हो जाता है। विनिशा को गांव वालों ने मनहूस बोलकर गांव से बाहर निकाल दिया था। विनिशा को जन्म देते ही उसकी मां चल बसी थी, जिसके कुछ महीनों के बाद उसके पिता भी चल बसे। विनिशा के दादा दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया
लेकिन बहुत कम उम्र में दादा दादी भी विनिशा को छोड़कर चले गए। गांव के लोग विनिशा के घर के बाहर खड़े थे और शोर मचा रहे थे। विनिशा, बाहर निकल, कहाँ छिपकर बैठी है? जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, फिर अपने बाप को। अब मात्र 14 साल की उम्र में इसके दादा दादी भी नहीं रहे। मेरे बेटे ने जिस दिन से इसे देखा है वो बीमार हो गया है। मुझे तो ये डायन लगती है, ये धीरे धीरे हम सबको खा जाएगी। ये लड़की नहीं, श्राप है, श्राप। इसे अभी गांव से बाहर निकालो। गांव वालों की आवाज सुनकर विनिशा घर से बाहर आती है। आप सब क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हैं? अच्छा, हम तेरी जान के पीछे पड़े हैं या तू हमारी जान के पीछे पड़ी है? इससे पहले कि तू पूरे गांव वालों को मार डाले, चल निकल यहाँ से। गांव वाले विनिशा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। विनिशा जंगल में शरण ले लेती है। हे भगवान, कितनी गर्मी है, सूरज जैसे मेरा ही पीछा कर रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं? विनिशा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि विनिशा को गर्मी से कोई राहत ही नहीं मिल रही थी। वो पसीने से लथपथ हो जाती है। प्यास से गला सूखा जा रहा है। ये गर्मी मेरी जान ले लेगी। पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठने के बाद विनिशा पानी की तलाश में निकलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। विनिशा नदी का पानी पीती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे नदी के किनारे कुछ फलदार पेड़ दिखाई देते हैं। विनिशा फल तोड़कर खाती है। वाह, पीने का पानी और खाने के लिए मीठे फल मिल गए। खाने पीने का इंतजाम तो हो गया। अगर रहने का इंतजाम भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। विनिशा नदी के किनारे बैठकर सोचने लगती है कि रहने के लिए वो क्या इंतजाम करे। क्यों न नदी की मिट्टी और पानी से अपने लिए एक घर बना लूं। जिस तरह गर्मी में मटके का पानी ठंडा और शीतल रहता है, उसी तरह अपने लिए एक मटका घर बना लेती हूँ, जो मुझे इस तपती गर्मी में राहत देगा। विनिशा नदी के किनारे से मिट्टी निकालना शुरू करती है। काफी मिट्टी निकालने के बाद वो उसमें पानी मिलाती है और मटका घर बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर लेती है। नदी की मिट्टी कितनी ठंडी है, इस मिट्टी से बना घर भी बहुत ठंडा रहेगा। विनिशा अपने लिए मटके के आकार का एक घर बनाने लगती है। उफ, कितनी मेहनत लग रही है। शाम हो गई और अभी तक मेरा घर आधा भी नहीं बना। विनिशा उस अधूरे बने घर में ही सोने की कोशिश करती है। रात में उसे जंगली जानवरों का डर भी सता रहा था, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो अपने अधूरे बने घर में रात गुजारती है। दूसरे दिन सुबह होते ही वो फिर से अपना मटका घर बनाने लगती है। आज तो अपना घर बना ही लूंगी। वो सारा दिन मेहनत करके शाम तक अपने लिए मटका घर बनाकर तैयार कर लेती है। वाह, मेरा मटका घर कितना सुंदर लग रहा है। वो अपने मटके घर के अंदर जाती है और घर की जमीन को भी मिट्टी से लेप कर सोने के लिए तैयार कर लेती है। आज रात अपने मटका घर में सोऊंगी, मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। विनिशा मटका घर के अंदर सो जाती है, लेकिन उसके मटका घर के अंदर भी गर्मी लगने लगती है। दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठती है, मटका घर बनाने के बाद भी रात में मुझे गर्मी लग रही थी। ऐसा क्या करूं कि मेरा घर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा रहे? दादी मटके को गीले कपड़े से ढक कर रखती थी, जिससे मटके का पानी बहुत ठंडा रहता था। विनिशा अपनी दादी की एक सूती साड़ी को पानी में गीला करके अपने मटका घर की छत को ढक देती है। अब मेरा मटका घर ठंडा रहेगा। वो पेड़ से फल तोड़ती है और खाकर अपना मटका घर में आराम करती है। मटका घर को गीले कपड़े से ढकने के बाद मेरा घर बहुत ठंडा हो गया है। अब मुझे गर्मी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो बार बार नदी के पानी से साड़ी को गीला करती और अपने मटका घर को उससे ढक देती। इसी तरह से विनिशा की जिंदगी अच्छी चल रही थी। इधर भीषण गर्मी के चलते गांव वालों का बुरा हाल हो रहा था। भैया, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी बोल रहे हैं कि गर्मी के कारण उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। शहर ले जाकर पानी चढ़वाना पड़ेगा। भैया, हमारे बेटे का भी यही हाल है। जल्दी शहर ले जाकर इलाज नहीं करवाया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो चलो, देर क्यों करना, हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है भैया। दोनों ग्रामीण अपने अपने बीमार परिजनों को खटिया पर लेकर शहर की ओर जाने लगते हैं। उनकी मदद के लिए कुछ और ग्रामीण उनके साथ साथ शहर जा रहे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन सब की तबीयत बिगड़ने लगती है। वे सभी जंगल में नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है कि बीमारों को शहर पहुंचाने से पहले हम सब बीमार पड़ जाएंगे। ये गर्मी तो शहर पहुंचने से पहले ही हमारी जान ले लेगी। लेकिन हमें किसी तरह शहर तो पहुंचना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? मेरी तो अब एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं हो रही है।
पहले नदी का शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सोचने का वक्त कहाँ है हमारे पास। मेरी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कहते कहते सोनू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अरे क्या हुआ सोनू भैया? ग्रामीण सोनू को नदी का पानी पिलाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं। तब कहीं जाकर सोनू को होश आता है। इस तरह से तो हम सभी गर्मी के चलते मारे जाएंगे। वो देखो भाइयों, कितना बड़ा मटका है। इस जंगल में इतना बड़ा मटका किसने बनाया होगा? वो मटका नहीं है, मटके के आकार का घर है। मटके के आकार का घर? ऐसा घर तो मैंने पहली बार देखा है। लेकिन वहां कौन रहता होगा? वहीं चलकर देखते हैं, शायद हमें वहां कुछ मदद मिल जाए। सभी ग्रामीण मटका घर के पास जाते हैं और आवाज लगाते हैं। क्या कोई हमारी मदद कर सकता है? आवाज सुनकर विनिशा बाहर आती है। उसे देखकर सभी ग्रामीण चौंक जाते हैं। विनिशा तुम? हाँ चाचा, और कहाँ जाती? आप लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। मेरे पास जंगल में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन ये घर मैंने बनाया है। इस घर में मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। इस भीषण गर्मी में भी मेरा मटका घर बर्फ की तरह ठंडक देता है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मेरे घर में आइए और आराम कीजिए। मैं आप लोगों के खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। नहीं विनिशा, हमने तुम्हें गांव से बाहर निकाला है। हम किस मुंह से तुम्हारे घर में शरण ले सकते हैं? आप लोग अतिथि हैं और मेरे घर पर आए हैं। अतिथि चाहे किसी भी रूप में हो, वो भगवान का रूप होता है। आप लोगों का मेरे घर में स्वागत है। विनिशा के अनुरोध करने पर सभी ग्रामीण उसके मटका घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ठंडक मिलती है। सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बाहर इतनी भयानक गर्मी है। इस घर के अंदर कितनी ठंडक है। यहाँ आराम करके बड़ा आनंद आएगा। सभी ग्रामीण आराम करने लगते हैं। विनिशा नदी किनारे पेड़ों में लगे रसीले फल तोड़कर लाती है और सभी को खाने के लिए देती है। सभी लोग खा पी कर मटका घर में आराम करते हैं। दूसरे दिन जब वे सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि सोनू की पत्नी और गजोदर का बेटा दोनों उठकर बैठे थे। मेरी चुन्नी पिछले 6 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, वो आज उठकर बैठी है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। इस घर के अंदर कितनी ठंडक है, जिस कारण मेरी तबीयत ठीक हुई है। मुन्ना की तबीयत भी ठीक हो गई है। अगर हमारे गांव में सबके ऐसे ही घर हों तो इस गर्मी में कोई बीमार नहीं पड़ेगा और न ही शहर जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें विनिशा से कहना होगा कि वो गांव चले और हमारे लिए मटका घर बना दे। क्या विनिशा हमारी बात मानेगी? हमने तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। ग्रामीणों की बात विनिशा सुन लेती है। क्यों नहीं चाचा, मैं आप लोगों के लिए भी मटका घर बना दूंगी। सच में विनिशा, क्या तुमने हमें माफ कर दिया? कैसी बातें कर रहे हो चाचा? मैं माफ करने वाली कौन होती हूँ? जो भी हुआ वो सब गलतफहमी थी। अब जल्दी गांव चलो। वे सभी विनिशा को लेकर गांव आते हैं। गांव वाले विनिशा को देखकर भड़क जाते हैं। अरे इस डायन को वापस लेकर क्यों आए? ये हमें खा जाएगी। नहीं काकी, विनिशा डायन नहीं है, बल्कि विनिशा तो हमारी जान बचाने आई है। हमने जिस विनिशा को गांव से निकाल दिया था वो तो हीरा है, हीरा। विनिशा हम सब के लिए ऐसा घर बनाएगी जो गर्मी में भी मटके की तरह ठंडा रहेगा। हाँ काकी, गर्मी के कारण हम ग्रामीणों की तबीयत खराब हो रही थी ना, लेकिन अब हमारी तबीयत नहीं खराब होगी। विनिशा उसी दिन से मटका घर बनाने में जुट जाती है, जिसमें गांव के लोग उसकी मदद करते हैं। एक एक करके वो सभी परिवारों के लिए मटका घर बना देती है और सभी घरों की छत को गीले कपड़े से ढक देती है। आप लोगों को अपने घर की छत को हमेशा गीले कपड़े से ढक कर रखना होगा। गर्मी के कारण कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, लेकिन इसे बार बार पानी में गीला करना होगा, जिससे आपका मटका घर हमेशा ठंडा रहेगा। इस तरह से पूरे गांव में मटका घर बनकर तैयार हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलती है। आहा, इस मटका घर में कितनी ठंडक है। भला उस विनिशा का जिसने हमें मटका घर बना कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विनिशा। तुमने इस भयानक गर्मी में हमें मरने से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था काका। मेरे लिए मेरा गांव ही मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सभी ग्रामीण विनिशा से माफी मांगते हैं और उसके साथ बड़े प्यार से रहने लगते हैं। Please subscribe this channel.